Welcome to your mathematics class. Today is the topic I'm going to take, that is probability. Okay. So probability is what? Probability is the branch of mathematics concerning the numerical descriptions of how likely an event is to occur in a particular experiment. Okay, so probability can be numerically described by the numbers of desired outcomes divided by the total outcomes. Okay, so probability is the branch of mathematics concerning numerical descriptions of how likely an event, अभी मैं आपको इवेंट के बारे में बताऊंगा, इवेंट इज टू अकर, event is to occur in a particular experiment. ठीक है. Probability can be numerically described by the number of outcomes divided by the total number of outcomes. Desired outcome divided by total outcomes. So probability of desired outcome is equal to number of desired outcomes divided by total number of possible outcomes in an experiment. ठीक है. तो probability, अब जैसे आप देखिए, अगर probability को आपको समझना है तो सबसे सिंपल है कि एक एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या उसके आउटकम्स होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमें प्रोबेबिलिटी का कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो अभी आप समझिए, जैसे अगर आपने कॉइन को उछाला, तो अगर एक कॉइन को अगर आप उछाल रहे हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका आपको रिजल्ट तो पता है क्या हो सकता है, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, कि केवल एक अनुमान लगा सकते. तो एक तो हो गया, अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा. अगर हमारा डिजायर्ड है कि हेड आए, अगर हम चाहते हैं कि हेड आए, तो वो होगा आपका डिजायर्ड आउटकम. वो एक ही है. कॉइन, आप एक कॉइन उछालोगे तो एक कॉइन में केवल एक हेड होता है और एक टेल होता है. तो हेड जो है वो आपका डिजायर्ड आउटकम हो गया और टोटल नंबर आउटकम हो गया हेड और टेल मिला के 2. तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/2. डिजायर्ड आउटकम 1 है, हेड और टोटल आउटकम हेड और टेल मिला करके 2. तो 1/2. तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी को समझना है. अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं. तो द एक्टिविटी whose total outcome are known but which outcome is likely to come, it is only predictable. तो जो आउटकम्स आपको पता तो है, जब आप एक कॉइन को उछालोगे या एक डाई को रोल करोगे
तो आपको पता तो है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि अगर हम ये डाई रोल करते हैं तो ऊपर 6 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा, क्या आएगा ये आपको नहीं पता, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं केवल। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट द एक्टिविटी हुज टोटल आउटकम्स आर नोन बट विच आउटकम इज लाइकली टू कम इट इज ओनली प्रिडिक्टेबल, ठीक है। जैसे टॉसिंग a coin या 2 coins या 3 coins, ये आप कह सकते हैं कि ये 3 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर जैसे एक कॉइन है तो उसके 2 आउटकम होंगे, एक हेड और एक टेल। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स जब भी हमें लिखना होगा पूरा तो हमको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होगा, ये एक सेट होता है। इसी तरीके से यहां पर हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इनमें से क्या आएगा ये आप केवल प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसी तरीके se 3 कॉइन्स का है, उसको कैसे लिखते हैं वो बताएंगे आपको। दूसरा है टॉसिंग रोलिंग और डाई, रोलिंग और डाई, एक डाई रोल करें या ज्यादा से ज्यादा 2 डाइस, 3 डाइस के भी हो सकते हैं, लेकिन 3 डाइस के आपके कोर्स में नहीं होंगे, अभी 10 तक तो आपको 2 डाइस का ही पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से ड्रॉइंग अ प्लेइंग कार्ड, ड्रॉइंग प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स या ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग एट रैंडम, एक बैग में कई सारे कलर्स की बॉल हैं, कलर्ड बॉल उसमें से निकालना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। और सेलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। इसी तरीके से प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी आपको बता दें, प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं। ये एक सूट ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, दूसरा सूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, तीसरा जो सूट होता है दैट इज कॉल्ड क्लब, और चौथा होता है स्पेड, ये है स्पेड, ठीक है, जिसको आप लोग काला पान बोलते हो। काला पान नहीं होता एक्चुअली, इसको कहते हैं हुकुम हिंदी में, इसको चिड़ी, इसको पान और इसको बोलते हैं ईंट। तो ये आपको जो कहा जाएगा ये है डायमंड, डायमंड, इसके बाद ये है हार्ट, इसके बाद में ये है क्लब और ये है स्पेड। तो ये 4 सूट्स होते हैं और सभी में ये पत्ते होते हैं टोटल। इसको एस कहा जाता है, एस, किंग, क्वीन, जैक, इसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो टोटल 13 पत्ते होते हैं सभी में। ये डायमंड के भी, डायमंड रेड कलर का होता है, ये रेड है, ये भी रेड होता है, और ये ब्लैक होता है, और ये भी ब्लैक ही होता है, ठीक है। ये दोनों ब्लैक है और ये दोनों रेड है, ठीक है। तो टोटल आप देखेंगे तो रेड कार्ड्स 13 होंगे, ये हार्ट के भी 13 कार्ड्स होंगे, ब्लैक ये जो क्लब है इसके भी आपके 13 कार्ड्स होंगे, और आपके स्पेड के भी 13 कार्ड्स होंगे। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 13 into 4 52 कार्ड्स होते हैं। और इनमें ये जो होता है, ये जो तीनों कार्ड्स हैं इनको फेस कार्ड्स कहा जाता है, और ये टोटल 12 होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। तो टोटल 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें चेहरा बना होता है, फेस कार्ड्स बोला जाता है, ठीक है। इतना आपके बारे में इतना समझ लेना, ठीक है। बाकी इसको एस, किंग, क्वीन, जैक या नेव बोलते हैं, 10, 9, 8, 7 ये तो आपको पता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको कोई कहीं पर मिल जाए ताश की गड्डी या डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो उनको थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा इसको इस तरीके से लगा के अलग अलग। तो टोटल रेड जो कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं वो भी 26 होते हैं। डायमंड के 13, हार्ट के 13, ब्लैक ये क्लब के 13 और स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे जो आप 10th क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे, 11th और 12th में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर आपको 9th क्लास में सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एक्चुअली क्या है? सैंपल स्पेस ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं। आउटकम मतलब जो आता है, जैसे हमने ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, तो उस पत्ते का जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड वन आउटकम। ठीक है, उसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं, और जिसका भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम लोग डिजायर्ड इवेंट बोलते हैं, या फिर हम उसको फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होते हैं उनको हम लोग सैंपल स्पेस में कर लिखते हैं। अगर हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हेड कॉमा टेल। अगर हम 2 कॉइन्स को करेंगे, 2 कॉइन्स को करेंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। ये 4 आउटकम्स होते हैं। अब ये नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में हम लोग सैंपल स्पेस में NS लिखते हैं। ये कार्डिनल नंबर बताता है कि इस सेट में ये नंबर n जो लिखा हुआ है ये बताता है कितने इसमें इवेंट्स हैं या कितने इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो आप देखिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 पेयर है, मतलब 4 है टोटल। तो यहां पर जो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 3 कॉइन्स का पता करना है तो 3 कॉइन्स में देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक कॉइन में 2 आउटकम्स हैं तो ये हो गया 2, और नंबर ऑफ आउटकम्स की पावर लगा दीजिए, नंबर ऑफ कॉइन्स तो 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। अब यहां पे 2 कॉइन्स हैं तो ये हो गया 2 टू द पावर 2, और अगर 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स होंगी। तो वो 8 आउटकम आप कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका देखिए। 4 बार आप हेड लिखिए, थोड़ा दूर दूर, 4 टाइम्स हेड लिख लीजिए और 4 टाइम्स टेल लिखिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 बार हेड, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर एक बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। तो इस तरीके से जो आएगा ये है आपका सैंपल स्पेस। इसका 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं, ठीक है, तो 3 कॉइन एक साथ आएंगे, मतलब एक साथ अपने कॉइन को तीनों को छाला तो तीनों में हेड आ सकता है, या 2 में हेड, 1 में टेल, यहां में एक, यहां पर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ऐसे करके भी कई सारे 8 इवेंट्स टोटल बनेंगे। तो इसका जो सैंपल स्पेस NS होगा वो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, समझ में आया आपको? अब स्टूडेंट, एक डाई और 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो व्हाट आर द सैंपल स्पेस। तो अगर हम एक डाई को रोल करेंगे तो S इज इक्वल टू आएगा 1 या 2 आएगा, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना। तो अब देखिए इसमें एक डाई में कितने पॉसिबल इवेंट है, 6। ठीक है, तो 6 की पावर 1 एक डाई है ना, इसलिए जितनी डाई हैं उनको हम पावर में लिखेंगे।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ns इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 टू द पावर 1। समझ में आया? इसी तरीके से सैंपल स्पेस में यहां पर क्या होता है, डाई पर जो भी दो डाइज आप एक साथ रोल कर रहे हैं, तो देखिए ये डाई के ऊपर जो भी दिख रहा है आपको, वो सपोज यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये कहा जाएगा 1,1 एक इवेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर 1 है और यहां पर 2 हम ऐसा दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1,2। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप पूरा इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा 1 1 1 2 1 3 और फिर लास्ट में 1 6, फिर उसके बाद में 2 1 2 2, इस तरीके से 2 6 तक। इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे तो 6 1 6 2 ऐसे करके 6 6। तो आप देख रहे हैं यहां पर टोटल जो ns मतलब जो आएगा ये कितना होगा, 36। तो टोटल 36 इवेंट्स हो सकते हैं इसके सैंपल स्पेस के अंदर। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी तरीके से अगर यहां पर देखिए 6, यहां पे दो डाइज है तो 6 की पावर 2, एक डाई में 6 इवेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, और जितनी नंबर ऑफ डाइज है उसको पावर में लिख दीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ज्यादा काम आएंगी कब, जब आप 10th में जाएंगे या 11th में जाएंगे, तो ये सब चीजें बहुत ही डिटेल में आपको बताई जाएगी। अभी मैंने केवल आपको एक इंट्रोडक्शन, तो मैं अभी आपको ये भी बताने वाला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स या इवेंट्स। ओके, और प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1 या 1 से कम हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ी वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, सो यहां पर आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो होंगे वो हमेशा कम होंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उसका जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जैसे कॉइन, जैसे सपोज आप डाई रोल करते हैं, तो डाई रोल करने में जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, जो सबका सम होता है दैट इज कॉल्ड 1। ये हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी इवेंट्स उसमें हो सकते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। इससे हम किसी भी, अगर हमको प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी पता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादातर बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के समय काम आती है। जब हम डिसीजन लेना होता है कि किसी चीज के होने की, जैसे अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं कि उसके राइज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसके नहीं राइज होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसके डाउन होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो उस तरीके से हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो डिसीजन मेकिंग होती है बिजनेस में, वहां पर प्रोबेबिलिटी का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। प्रोबेबिलिटी इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज देयर, तो उसको आपको समझना होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हैं वो मैं यहां पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, तो कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया गया है, तो उसमें जो ns होगा, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स 500 टाइम्स के आए होंगे। मे बी सिंपल भी आ सकते, मतलब जैसे हेड, कई बार हेड आया होगा, कई बार टेल आया होगा। तो इसमें आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेड जो है, हेड आया है 285 टाइम्स एंड द टेल कम्स 215 टाइम्स, टेल आया है 215 टाइम्स। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो 500 होगा।
ठीक है, तो टोटल 500 हो गया। तो अभी आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हेड कितने बार आया है? 285। तो यहां पर आप देख रहे हैं NE जो है, NE ये है, और यहां पर NE जो है वो 215। तो अगर हमें टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम 215 यूज करेंगे NE की जगह पर, और अगर हमको हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम यहां पर NE की जगह पर 285 यूज करेंगे। तो यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 285 डिवाइडेड बाय 500, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो हो जाएगा आपका 215 अपॉन 500, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब जितनी बार हमने टॉस किया। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक में बहुत सिंपली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये है एक आइडिया कि किस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल्स में, लेकिन डेसिमल में जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी लिख देंगे तो भी आंसर सही है, इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। यहां डेसिमल जरूरी नहीं है कि आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 400 टाइम्स। अब देखिए यहां पे 2 कॉइन्स को 400 बार टॉस किया गया है, और उसमें जो 2 हेड्स हेड हेड, तो ये आए हैं 112 टाइम्स। ठीक है, तो वन हेड में हेड या टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, मतलब पहले कॉइन में हेड दूसरे में टेल, या पहले कॉइन में टेल दूसरे कॉइन में हेड। ये एक हेड का मतलब हो सकता है, ये एक हेड कहलाता है, और इसमें दिया हुआ 160 टाइम्स ऐसा हुआ है। और नो हेड का मतलब होता है टेल टेल, तो टेल टेल आया 128 टाइम्स। तो अगर किसी कॉइन, अगर उन्हीं दोनों कॉइन को फिर से टॉस किया जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 हेड और नो हेड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो ये हेड हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको 2 हेड भी करके लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितने, तो टोटल 2 हेड कितने बार आए थे? 112 टाइम्स, और टोटल इवेंट कितने बार किया था हमने? 400 टाइम्स किया था। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड कितने बार आया? 160 टाइम्स, और टोटल कितना टॉस किया था? 400 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, तो नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है, नो हेड कितने बार आया? 128 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 128 डिवाइडेड बाय 400। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 हेड और नो हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लास्ट टाइम यहां पर हम एक और क्वेश्चन है ना, डाइस थ्रोन 100 टाइम्स एंड फॉलोइंग आउटकम्स आर देयर एंड गिवन बाय दिस टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी है, और इसमें देखिए आउटकम्स हैं, ये ऊपर आउटकम्स लिखे हुए, एक डाई को रोल करेंगे तो यही आएगा, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, और उसको हमने जब कॉइन को टॉस किया, 100 टाइम्स टॉस किया हुआ है, तो यहां पर तो सैंपल स्पेस है, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में भी 100। ओके, अब यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 जितने बार आया 24 टाइम्स आया, 1 2 आया 19 टाइम्स, 3 आया 26 टाइम्स, 4 आया 16 टाइम्स, 5 आया 8 टाइम्स और 6 आया 7 टाइम्स। तो अब देखिए इन सभी को अगर आप जोड़ोगे ना तो 100 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये हो गया 24 अपॉन 100। ठीक है, 24 बार 1 आया और टोटल कितना था? 100 टाइम्स टॉस किया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो होगा वो हो जाएगा 19 अपॉन 100। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो होगा वो होगा 26 अपॉन 100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो होगा वो होगा 16 अपॉन 100। ये देखिए 16 टाइम्स आया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है? 8 टाइम्स ऑफ 100। 100 में 8 बार प्रोबेबिलिटी 8 बार आया है 5, तो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 8 अपॉन 100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो है वो है 7 अपॉन 100।
अब आप देखिए इन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू, ये सब आप ऐड करोगे तो पूरा आएगा ऊपर तो नीचे 124 प्लस 19 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 7 divided by 100 and that is 100 upon 100 and equal to 1। तो सभी की जो प्रोबेबिलिटी है इन सभी इवेंट की, पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। ओके, सॉल्यूशन यहां पर देखिए क्वेश्चन है परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो। फर्स्ट ये यूनिट टेस्ट है, 5 यूनिट टेस्ट है और उसके बाद उसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको मिले 69, सेकंड में 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको मिले 73%, फोर्थ में मिले 68% और फिफ्थ में मिले 74%। ठीक है, यूनिट टेस्ट सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स एंड लेस देन 70, मतलब अगला अगर टेस्ट होगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting more than 70% marks and less than 70% mark you have to calculate। okay, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं, 5 हुए। कितने में उसको 70% से ऊपर मिला है, तो यहां देखिए 1 2 3, तो यहां पे देखिए 3/5, 3 टेस्ट में उसको 70% से ऊपर मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है 5। और अब इसके बाद में देखिए यहां 2 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें लेस देन 70% मार्क्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5, मतलब आउट ऑफ 5 टेस्ट ही गॉट लेस देन 70% मार्क इन 2 टेस्ट ओनली। ठीक है, तो 2 टेस्ट में उसको लेस देन 70%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 2/5। ठीक है, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 70% एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 70% इज इक्वल टू, आप देखिए 3/5 प्लस 2/5 दैट इज 1। ठीक है, देखिए इनका एलसीएम 5 ही आएगा और ऊपर 3 प्लस 2 5, 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, टोटल प्रोबेबिलिटीज का जो होता है वो हमेशा 1 होता है। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सभी इवेंट जो पॉसिबल इवेंट्स है उसमें उनकी सबकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझना। स्टूडेंट यहां पर एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो आपकी बुक से है। बल्ब्स आर पैक्ड इन कार्टन्स ईच कंटेनिंग 40 बल्ब्स, 700 cartons were examined for the defective bulbs and result are as follows। नो डिफेक्टिव बल्ब्स, 400 कार्टन्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। ठीक है, एक डिफेक्टिव बल्ब के 180 कार्टन्स हैं, 2 डिफेक्टिव बल्ब्स वाले 48 कार्टन्स हैं, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स वाले 41 कार्टन्स हैं, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स वाले 18 कार्टन्स हैं और 5 डिफेक्टिव बल्ब्स वाले 8 कार्टन्स हैं, 6 वाले 3 हैं और मोर देन 6 बल्ब जिसमें डिफेक्टिव है ऐसे 2 कार्टन्स निकले। ठीक है, तो टोटल 700 कार्टन्स हैं। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि 1 कार्टन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से 700 कार्टन में से एक कार्टन को निकाला गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट हैज नो डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब उसमें कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं होगा। 2 to 6 डिफेक्टिव बल्ब, 2 से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स वाले कितने होंगे और मतलब उसमें से निकलेगा कि नहीं, कितने कार्टन जैसे हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 to 6 बल्ब्स उसमें खराब निकल जाए। इसके बाद तीसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्टन इन विच ओनली लेस देन 4 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या होगा, जैसे अगर नो डिफेक्टिव बल्ब्स है तो नो डिफेक्टिव बल्ब्स वाले केवल आप देख रहे हैं 400 कार्टन है, तो ये हो गया 400 अपॉन टोटल 700 कार्टन, तो आंसर जो आएगा 4/7 आएगा। सो सिंपल। ओके, नाउ अगर आपसे बोल रहा है 2 to 6, तो 2 से लेकर के आप 6 बल्ब्स तक
खराब निकलेंगे उसमें, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप देखिए ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 48 प्लस 41 कार्टन प्लस 18 कार्टन प्लस 8 कार्टन प्लस 3 कार्टन, और टोटल नंबर ऑफ कार्टन कितने हैं? 700। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा 118 अपॉन 700। तो 118 कार्टन ऐसे हैं 700 में जिसमें 2 से लेकर के 6 बल्ब्स तक खराब है, ठीक है? तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट टाइप ऑफ कार्टन। ओके, अब इसके बाद लेस देन 4 वाला देखिए, लेस देन 4 जिसमें है तो ये 1 2 3 4 ये आ जाएंगे आपके, तो हो जाएगा आपका 400 प्लस 180 प्लस 48 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 700। तो आप देख रहे हैं यहां पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 669 अपॉन 700। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि जो भी हम कार्टन सेलेक्ट करेंगे उसमें लेस देन 4 बल्ब्स खराब होंगे आउट ऑफ 40, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ कार्टन तो 700 है, हम 700 कार्टन के हिसाब से निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 कार्टन वाज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो उसमें से ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? समझ में आया? तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है इन अ फर्स्ट 15.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो उसने 30 बॉल खेलने में 6 बाउंड्रीज लगाए हैं, she plays and find the probability she did not hit the boundary। तो did not hit boundary find out करना मतलब 30 बॉल खेलने के बाद में 6 बॉल पे बाउंड्री लगाए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 बॉल्स तो बाउंड्री में यूज है, 24 बॉल्स में उसने बाउंड्री नहीं लगाई है, ठीक है? तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगा कि डिड नॉट हिट द बाउंड्री नॉट 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 अपॉन 30, ठीक है? एक तरीका ये है 24 अपॉन 30 से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की कितनी है? 6 अपॉन 30, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 4 अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस 6 अपॉन 30 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? Now let's see the question number 2 of exercise 15.1. 1500 family with the 2 children were selected randomly and the data is given below like a number of girls, मतलब 2 बच्चों वाली फैमिलीज 15 फैमिलीज को चूज किया गया जिसमें दोनों लड़कियां वाले जो फैमिली है जिनमें दोनों लड़कियां हैं वो 475 है, एक लड़के वाली जो फैमिली है वो है 814 एंड कोई भी लड़की नहीं, मतलब दोनों लड़के हैं उसमें, 2 चिल्ड्रन में दोनों लड़के हैं, वो फैमिली 211 मतलब 211 है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स? तो 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी देखिए, 2 गर्ल्स वाली फैमिली 475 है और टोटल फैमिली है 1500। 1 गर्ल वाली फैमिली है 814 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज 1500, ओके? और नो गर्ल्स वाली जो एक भी दोनों लड़के हैं तो वो 211 अपॉन 1500 है। तो अगर आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो 317 आएगा और इसको फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 0.543 और इसका जो डेसिमल में आएगा, जरूरी नहीं है डेसिमल में फाइंड आउट करना, ठीक है? तो 0.140 करीब आ रहा है। तो अब अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब हमें प्रूफ भी करना है कि इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, तो देख लीजिए आप इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 अपॉन 1500। आप ऐड करके देख लीजिए एंड दिस इज टोटल 1, मतलब सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ओके? नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको कहा गया 14.2 में कोई एक क्वेश्चन है जिसमें इसमें इस तरीके का दिया हुआ है,
ये 40 स्टूडेंट्स के डेट ऑफ बर्थ किस मंथ में आते हैं वो दिया हुआ है। मतलब ये दिया है जनवरी में 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, फरवरी में 4 स्टूडेंट्स का है, मार्च में 2, अप्रैल में भी 2 और मई में आ गए आपके 5 स्टूडेंट्स हैं, जून में 1 है, जुलाई में 2 है, अगस्त में 6 है और सितंबर में आपके 3 है और अगस्त नवंबर दिसंबर में 4 स्टूडेंट्स हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट बर्थडे ऑफ दैट स्टूडेंट विल लाई इन अगस्त। तो ये क्वेश्चन है उसमें। तो अगस्त में कितने बच्चे हैं जिनका बर्थडे अगस्त में आ रहा है, वो है टोटल 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे इन अगस्त इज इक्वल टू 6/40। इसको हम लोग 3/20 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इतना सा है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा, सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। इसमें भी अगर जनवरी या फरवरी में बर्थडे आने की और मार्च में बर्थडे आने सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो भी उसका सम 40/40 ही आएगा, क्योंकि सबका सम ऊपर ये नीचे डिनोमिनेटर में 40 ही होगा। तो इन सबका सम भी 40 ही होगा, 1 आएगा आंसर, मतलब 40/40 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टेक 2 मोर क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins are tossed simultaneously 200 times and following are the 3 coins को एक साथ 200 बार इसको उछाला गया है and the following frequency distribution is given there. 3 heads 23 times, 2 heads 72 times, 1 head 77 times, no head 28 times। मतलब तीनों में टेल टेल टेल। नो हेड का मतलब ये हुआ, एक हेड का मतलब ये हुआ कि एक हेड है, एक 1 हेड का मतलब वो एक हेड है, बाकी दोनों में टेल है। अब वो दोनों कैसे हैं वो उसके आपको मैं बता दिया था, मैंने लिख करके कैसे लिखते हैं। 2 हेड्स में 2 हेड और 1 टेल होगा और 3 हेड्स में तीनों हेड होंगे। तो तीनों हेड आने वाले ये इस तरीके से बताया गया है, आपको तीनों हेड 23 टाइम्स आया। सो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी if 3 coins are simultaneously tossed again. Compute the probability of 2 heads coming up. So what is the probability of 2 heads? 2 heads की probability अब देखिए 2 heads कितना है 72 divided by 200 कितना आएगा 36/100। So this इसको भी आप और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 लिया हुआ है। 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights in kgs: 4.97 kg, 5.05, 5.08, 5.03, 5 kg, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 and 5 kg। So अगर हम इसमें से find the probability that any of these bag chosen at random, इनमें से कोई भी बैग अगर चूज करेंगे हम, कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, तो मोर देन 5 kg वाले आप कैलकुलेट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी मोर देन 5 kg इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/11। सो दिस इज योर आंसर। लेस देन, अगर इसी में पूछते हैं कि लेस देन 5 कितना होगा, लेस देन 5 kg, तो लेस देन 5 kg वाले कितने हैं, 1 है और ये हो गया आपका 1 और 1 हो गया 2। तो ये आंसर आया 2/11, ठीक है। और 5 kg वाले का आंसर भी आपका 2/11 ही होगा। एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 kg, तो वो भी आएगा 2/11। अब देखिए 7/11 प्लस 2/11 प्लस 2/11 वो भी इक्वल टू 1 होगा। तीनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो यहाँ पर 1 होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट बहुत सारे जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे मैंने करा दिए हैं आपको। और क्वेश्चन आप बुक के कीजिए और जो आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।